तो फ्रेंड्स देखिए, इंडियन लॉजिक मतलब कि भारतीय तर्क शास्त्र। तो फ्रेंड्स पहले जानते हैं कि लॉजिक है क्या। इंडियन लॉजिक हो गया ना, पहले देखते हैं लॉजिक है क्या। तो फ्रेंड्स देखिए, व्हाट इज लॉजिक। द वर्ड लॉजिक इज द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड लॉजिक, यानी कि जो वर्ड जो लॉजिक जो वर्ड है वो अंग्रेजी भाषा का जो लॉजिक शब्द है उसका वो उसकी वो ट्रांसलेशन है। इन एंशंट इंडियन फिलोसफी देर इज़ नो सच स्क्रिप्चर नोन एज हिज टाइप ऑफ नेम, यानी कि भारतीय दर्शन में फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन, यानी कि इंडियन दर्शन शास्त्र, इंडियन भारतीय दर्शन शास्त्र में जो पुराना जो जो प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र था उसमें कहीं पे भी लॉजिक के बारे में इतना नहीं बताया गया है। तो इन इंडियन फिलोसफी लॉजिक वॉज नॉट बोर्न एज इंडिपेंडेंट साइंस, यानी कि जो भारतीय जो दर्शन शास्त्र जो इंडियन फिलोसफी है तो उसमें जो लॉजिक है वो अलग से नहीं बताया गया, यानी कि जो इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं बताया गया। आप सीधे से कह सकते हो कि जो भारतीय दर्शन शास्त्र था उसमें ब्रॉडली तरीके से लॉजिक के बारे में इतना नहीं कहा गया अलग से। तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए। द नाथा सूत्रा, जिसे न्याय सूत्र भी कहा जाता है, इज़ द फर्स्ट बुक गौतम 300, यहाँ पे BCE आएगा, यहाँ पे BCE, यानी कि जो नाथा सूत्र है ये किसने लिखा था, ये लिखा था गौतम ऋषि ने। ठीक है, ये कब लिखा था, ये लिखा था 300 BCE, यानी कि बिफोर कॉमन इरा में। इन विच द प्रॉब्लम ऑफ द सो कॉल्ड लॉजिक आर कंसिडर सिस्टमेटिकली। तो सबसे पहले जो गौतम था उन्होंने 300 BCE में नाथा सूत्र या न्याय सूत्र जिसे हिंदी में कहा जाता है वो लिखा था, जिसमें लॉजिक की समस्या के बारे में सिस्टमेटिक वे से बताया था। आपसे सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि जो लॉजिक है उसके बारे में सबसे पहले कहाँ पे पढ़ा गया है, तो वो आएगा न्याय सूत्र नाथा सूत्र में। तो फ्रेंड्स द सब्जेक्ट लॉजिक इज द साइलॉक्स नॉट द एम्पिरिकल ट्रूथ। जो सब्जेक्ट है लॉजिक का वो क्या है, वो साइलॉक्स है कि ना कि इम्पेरिकल ट्रूथ, यानी कि परम सच्चाई नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं सीधे ही बात बताता हूँ कि लॉजिक है क्या। अब देखिए डेफिनेशन तो आपको कराऊंगा ही, आपको बताऊंगा कि लॉजिक है क्या। आपको मैं एग्जांपल दूंगा छोटी सी, आप समझ जाओगे। लॉजिक क्या होता है कि कोई चीज़ संसार में क्यों है, कैसे है, किस हिसाब से हो, वो कैसी है। आप ये मान के चलिए उदाहरण के तौर पर कि जैसे आप बाहर देखते हो आसमान की तरफ, वहाँ पे काले बादल आ जाते हैं, है ना। तो हमें उससे हम लॉजिक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं कि हाँ आज बारिश होगी। तो अगर वाकई ही बारिश हो जाए तो वो क्या है, हमारा तर्क जो है वो न्याय संगत हो गया, यानी कि हमारा जो तर्क है जो लॉजिक है हमारा फिट बैठ गया। अगर धूप निकल आए, नो वो ना आए, तो बारिश ना हो, तो क्या होगा, हमारा लॉजिक जो गलत हो गया। तो यानी कि सिंपल सी बात है, लॉजिक क्या है, लॉजिक एक अनुमान है। लॉजिक क्या है, ये एक मतलब कि सच्चाई, परम सच्चाई नहीं है। ये कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी कि कोई चीज़ कैसी है, क्यों है, किस हिसाब से है, उसके पीछे की जानकारी का अनुमान लगाना क्या है, लॉजिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, द फील्ड ऑफ लॉजिक इज़ अ पार्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि जो लॉजिक है वो किसका पार्ट है, वो नॉलेज का पार्ट है। द वर्क ऑफ लॉजिक इज़ नॉट टू गैदर द एविडेंस ऑफ एनी ट्रूथ, यानी कि जो वर्ड है लॉजिक वो किसी प्रूफ, किसी सच्चाई का जो प्रूफ है उसको नहीं बताता। इट इज़ एन अटैम्प्ट टू असेस वेदर प्रॉपर एविडेंस हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर सिलेबस और नॉट, यानी कि ये सच्चाई जानने की कोशिश करता है। देखिए फ्रेंड, सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने बताया कि कोई चीज़ है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में ये परम सच्चाई नहीं बताता, ये सिर्फ सबूत इकट्ठा करता है ना। तो सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ कैसी है, सच्चाई के बारे में ये बिल्कुल परम ज्ञान या सच्चाई को नहीं बताता, ना ही सच्चाई को ये दिखता है। बस होता क्या है, लॉजिक कहाँ पे लगाया जाता है, सिर्फ किसी सच्चाई को पता लगाने के लिए, है ना, कि कोई चीज़ वाकई ही सही है। लॉजिक ये नहीं कहता कि ये चीज़ बिल्कुल 100% सही है। लॉजिक ये कहता है कि ये हो सकता है। तो ये हो गया लॉजिक का। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इंडियन लॉजिक। तो फ्रेंड्स, इंडियन लॉजिक है कि इंडियन लॉजिक स्टैंड्स एज वन ऑफ द थ्री ओरिजिनल ट्रेडिशन ऑफ लॉजिक, यानी कि जो इंडियन लॉजिक है वो तीन जो लॉजिक की ट्रेडिशन, जो परंपरागत जो लॉजिक है उसमें से है, जैसे ग्रीक का, चाइनीज़ का। अब देखिए कि तीन तरह के लॉजिक है, एक इंडियन लॉजिक, एक ग्रीक लॉजिक, एक चाइनीज़ लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक भी ए लॉजिक का ही पार्ट है, यानी कि लॉजिक तीन तरह का है, इंडियन का, ग्रीक का, चाइनीज़ का। तो इंडियन लॉजिक की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, द इंडियन ट्रेडिशन कंटिन्यूज टू डेवलप
थ्रू टू अर्ली मॉडर्न टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ द नव्य न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक। जो इंडियन जो परंपरागत जो ट्रेडिशन था, जो परंपरागत जो ट्रेडिशन थे, जो रीतियाँ थी, ठीक है, वहाँ से जो इसका प्रचार होना शुरू हुआ किसकी फॉर्म में, नव्या न्याय ऑफ स्कूल ऑफ लॉजिक में। यानी कि धीरे धीरे करके लॉजिक जो है वो थोड़ा सा मशहूर होने लग गया। तो मेधातिथि गौतम, जिन्होंने फाउंड द अनवांशिकी स्कूल ऑफ नॉलेज, मेधातिथि गौतम ने क्या किया था, विक्षिकी स्कूल ऑफ लॉजिक को फाउंड किया था, जहाँ पे लॉजिक के बारे में बताया जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लॉजिक के बारे में किसने एक अविक्षिकी स्कूल की स्थापना की थी, या गौतम ने क्या स्थापित किया था, ये आएगा। नेक्स्ट आ गया पाणिनि। पाणिनि डेवलप ए फॉर्म ऑफ लॉजिक फॉर हिज फॉर्मुलेशन ऑफ संस्कृत ग्रामर। तो देखिए, जो पाणिनि थे, ऋषि थे, जिन्होंने क्या संस्कृत की ग्रामर की रचना की थी, तो इन्होंने इसमें भी लॉजिक की फॉर्म को ही बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉजिक इज डिस्क्राइब बाय चाणक्य। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में बताया है लॉजिक के बारे में। कब बताया था ये? 350 से 283, 350 से 283 BCE के दौरान। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो गौतम थे, उन्होंने अनविक्षिकी स्कूल ऑफ लॉजिक की स्थापना की थी, जहाँ पे लॉजिक पढ़ाया जाता था, लॉजिक के बारे में बताया जाता था। पाणिनि ने क्या किया था कि अपनी संस्कृत ग्रामर में भी लॉजिक की फॉर्म को बताया है, तो चाणक्य ने भी लॉजिक के बारे में बताया है। तो इन द लेट 18th सेंचुरी ब्रिटिश स्कॉलर बिगन टू टेक एन इंटरेस्ट इन इंडियन फिलोसफी। अब देखिए बात कहाँ से घूमी, हम एंशिएंट से लेके कहाँ पे आ गए, ब्रिटिश टाइम के ऊपर। यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश जो स्कॉलर थे वो भी अब इंडियन फिलोसफी में अपनी रुचि लेने लगे थे, अपना इंटरेस्ट लेने लगे थे। तो इंडियन, आपको बताइए अंग्रेज़ों को हर बात में होता ही है, ठीक है, अंग्रेज़ क्या करते हैं, हर बात में रुचि लेते हैं, हर बात की गहराई तक जाते हैं। तो इंडियन लॉजिक अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मैनी वेस्टर्न स्कॉलर एंड हैड इन्फ्लुएंस और पियोनियर 19th सेंचुरी लॉजिशियन सच एज चार्ल्स बेबेज। तो आप मेरे को बताइए चार्ल्स बेबेज कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, अगस्त दी मॉर्गन एंड पार्टिकुलरली जॉर्ज बोल। तो फ्रेंड्स देखिए कि इंडियन फिलोसफी का ने अट्रैक्ट किया, इंडियन फिलोसफी ने अट्रैक्ट किया कई वेस्टर्न स्कॉलर्स को, कई जो दार्शनिक थे, जो कोई स्कॉलर थे, उन्हें बहुत प्रभावित किया, जिनमें से चार्ल्स बेबेज थे, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ऑगस्ट दी मॉर्गन एंड पार्टिकुलरली जॉर्ज बुल को, यानी कि चार्ल्स बेबेज, अगस्त दी मॉर्गन और जॉर्ज बुल के ऊपर इंडियन फिलोसफी ने अपना बहुत सारा प्रभाव डाला। डी मॉर्गन, जिसके बारे में अभी पढ़ा है हमने, डी मॉर्गन हिमसेल्फ रोट इन 1860 ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन लॉजिक। देखिए डी मॉर्गन जो थे, उन्होंने 1860 में इंडियन लॉजिक के बारे में बताया था। द टू रेसेस विच हैव फाउंडेड द मैथमेटिक्स, दोज ऑफ संस्कृत एंड ग्रीक लैंग्वेज, हैव बीन द टू विच हैव इंडिपेंडेंटली फॉर्म सिस्टम ऑफ लॉजिक। इन्होंने बताया था कि जो मैथमेटिक्स है, इसके दो तरह का उसको किया जा जो मैथमेटिक्स है उसकी दो तरह की टाइप्स है, एक है संस्कृत, एक है उसमें ग्रीक लैंग्वेज। तो क्या इन्होंने कहा था कि इनके बीच में ही लॉजिक पाया जाता है। तो मैथमेटिशियन बिकम अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन ऑन यूरोप, यानी कि जो मैथमेटिशियन थे वो अवेयर हो गए थे यूरोप के किसके इंडियन मैथमेटिक्स में। देखिए पहले जो मैथमेटिक्स, जो पहले गणितज्ञ थे, जो गणित पहले चलता था, वो इंडियन जो इंडियन मैथमेटिक्स था वो अब फेमस होने लगा था, उसका प्रभाव होने लगा था कहाँ पे, यूरोपियन में, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में। बट द प्रेजेंट ट्रेंड इन द मैथमेटिक्स इज़ क्लियरली इन द डायरेक्शन ऑफ टू ए रिटर्न टू द ग्रीक स्टैंड पॉइंट। यानी कि पहले समय की हम बात करें तो वहाँ पे इंडियन मैथमेटिक्स ने बहुत छाप छोड़ी थी, यूरोप वे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, सारी दुनिया में छाप छोड़ दी थी। तो अब हम आज की मॉडर्न डे की या प्रेजेंट ट्रेंड की बात करें तो जो मैथमेटिक्स है उसके ऊपर किसका प्रभाव ज़्यादा है? ग्रीक का। यानी कि जो आपको मैंने बताया था ना अभी, इंडियन, चाइनीज़, ग्रीक। तो पहले कौन फेमस था ज़्यादा? इंडियन मैथमेटिक्स। तो अब क्या फेमस है ज़्यादा? ग्रीक ज़्यादा, ग्रीक का मैथमेटिक्स जो है जो फेमस है। तो मॉडर्न डे के ऊपर क्या फेमस है? ग्रीक का मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से करना, अच्छे से करना। तो फ्रेंड देखिए, इंडियन लॉजिक का ही पार्ट है प्रमाण। प्रमाण इज रिलेटेड टू इंडियन लॉजिक, ये इसके संबंधित है। देयर आर 6 टाइप ऑफ प्रमाण। प्रमाण क्या है? इसकी 6 टाइप्स हैं, जैसे अर्थपति, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द,
उपमान एंड अनुपलब्धि। तो फ्रेंड्स चलिए पहले जानते हैं प्रमाण क्या होता है। देखिए प्रमाण की बात करें, देखिए प्रमाण लिटरली मीन प्रूफ एंड मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रमाण का क्या मतलब है, इसका यहाँ पे प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ या मीन्स ऑफ नॉलेज। इट रेफर्स टू एपिस्टेमोलॉजी इन इंडियन फिलोसफीज। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, ज्ञान मीमांसा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ज्ञान मीमांसा में होता है कि ज्ञान देने वाला वो शास्त्र। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है कि ज्ञान कैसे लिया जाता है वगैरह सब कुछ इसमें होता है दर्ज। तो सिंपल सी बात है, प्रमाण का मतलब क्या है, प्रूफ। ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो होता है ना कि क्या इसका प्रमाण है, सही है कि नहीं है ना। तो आप जब भी किसी चीज़ की बात करते हो या कोई आपसे या आप किसी से कुछ पूछते हो तो सबसे पहले उस चीज़ का वैलिड प्रूफ मांगते हो, है ना। तो जैसे आप ये मान के चलिए कि अदालत में अगर कोई केस की सुनवाई हो रही है तो वो भी पहले प्रमाण यानी कि प्रूफ मांगती है ना। मान लीजिए कि एक बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है चोरी का, तो वाकई वो कह दे कि इसने चोरी की है, तो इसके लिए जो अदालत में जो जज है वो प्रमाण मांगते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि चोरी उसी ने की है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो जहाँ पे उसने चोरी की है अगर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो कैमरे की उसमें हरकतें या फ़ोटो आ जाए चोरी करते हुए की, इससे ये प्रमाण सिद्ध हो जाएगा, प्रमाण साबित हो जाएगा या प्रूफ हो जाएगा कि वाकई ही इसने चोरी की है, यानी कि जो इस पर इल्ज़ाम लगाया गया वाकई वो सही है, वो होता है प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रमाण का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें सुनाई दे रही है या हमें दिखाई दे रही है, कुछ भी है वो चीज़। तो फ्रेंड दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि देखिए जैसे आप सभी ने मास्टर ऑफ आर्ट्स इनकी एमए किया हुआ है, तो ये एक वैलिड प्रूफ है। तो कैसे पता चलेगा कि किसने एमए की हुई है, अगर वो आपको अपना प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिखाएगा तो आप ये जज कर पाओगे कि हाँ वाकई ही इसने एमए किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रमाण क्या होता है, जैसे हमें स्कूल या कॉलेज में पास करने के बाद जब हमें प्रमाण पत्र मिलता है यानी कि सर्टिफिकेट मिलता है तो वो होता है प्रमाण। ठीक है, जैसे हमने 10th पास की, +2 पास की, उसके बाद हमने फिर बीए किया, एमए किया, तो इन सभी का प्रमाण होता है। किसके रूप में होता है, प्रमाण पत्र के रूप में। ठीक है, बिना इसके हम अगर किसी का डिग्री ना हो तो हम ये कह थोड़ी सकते हैं कि ये पास हुआ है कि नहीं। अगर वो प्रूफ दिखाएगा, प्रमाण दिखाएगा, तभी हम कह पाएंगे। तो वो होता है प्रमाण। ठीक है फ्रेंड्स, ये एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आता है। देखिए द फोकस ऑफ प्रमाण इज़ हाउ करेक्ट नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड। प्रमाण का फोकस किस पे होता है कि जो करेक्ट नॉलेज है वो कैसे ली जाए। ठीक है, यानी कि प्रमाण का जो फोकस है वो होता कहाँ पे ज़्यादा कि नॉलेज, करेक्ट नॉलेज कैसे एक्वायर करना। ठीक है फ्रेंड्स, नॉलेज तो सही भी होती है, नॉलेज तो गलत भी होती है, पर करेक्ट नॉलेज है उसी को एक्वायर करना वो होता है प्रमाण। ठीक है फ्रेंड्स, हाउ वन नोज हाउ वन डज नॉट, यानी कि कोई कैसे जानता है कोई कैसे नहीं जानता। एंड टू वट एक्सटेंट नॉलेज परटेन अबाउट समवन और समथिंग कैन बी एक्वायर्ड। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि कोई कैसे जानता है कोई कैसे नहीं जानता है। अगर कोई जानता है तो उसकी नॉलेज कितनी हाई है, कितनी हाई लेवल की है, कितनी कहाँ तक है, तो ये इसमें देखा जाता है। एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन टेक्स्ट आइडेंटिफाई 6 प्रमाण एज करेक्ट मीन ऑफ एक्वेट नॉलेज एंड टू ट्रूथ। देखिए एंशिएंट और मेडिवल इंडियंस यानी कि जो एंशिएंट और मेडिवल इंडियन टेक्स्ट हैं, जो इनमें जो टेक्स्ट लिखे गए थे, जो कुछ किताबें कुछ भी लिखा गया था एंशिएंट और मेडिवल इंडिया में, तो उनमें देखिए कि जो प्रमाण है उसके 6 प्रमाण यानी कि 6 टाइप्स यहाँ पे दी गई हैं। यानी कि अगर हमें प्रमाण के बारे में बताना है कि ये प्रमाण ऐसे होता है, यानी कि हमें प्रमाण को सिद्ध करना है, तो वो 6 तरह से हो सकता है। यानी कि प्रमाण की 6 तरह की टाइप्स हैं। पहली कौन सी है, परसेप्शन। ठीक है, जिसे संस्कृत भाषा में प्रत्यक्षा कहा जाता है। फिर है इन्फ्रेंस, संस्कृत भाषा में कहा जाता है अनुमान यानी कि कंपैरिजन। एनालॉजी को कहते हैं उपमान या पोस्टुलेशन, डेरिवेशन। ठीक है, सर्कमस्टांसेस को कहा जाता है अर्थपत्ति। उसके बाद फ्रेंड्स नेगेटिव या नॉन परसेप्शन कहा जाता है अनुपलब्धि को। और उसके बाद पास्ट या प्रेजेंट
रेबल एक्सपर्ट्स को कहा जाता है शब्दा। तो सिंपल सी बात देखते हैं कि जो 6 प्रमाण है वो कितनी तरह के हैं। पहला तो है हमारा प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, फिर उपमान, अर्थपति, अनुपलब्धि और शब्दा। ये कौन से शब्द है? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ये कब लिखे गए थे, कब बताए गए थे? इंस्टीट्यूट मैनुअल इंडियन टेक्स्ट में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ईच ऑफ दीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड इन द टर्म ऑफ कंडीशनली, कंप्लीटनेस, कॉन्फिडेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एरर बाय ईच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ईच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब देखिए कि ईच ऑफ दिस यानी कि जो ये 6 प्रमाण आपको ऊपर बताए गए हैं, ये सभी जो है ये आपको कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से आपको ये क्या बताते हैं, आपको ये प्रमाण के, यानी कि इंडियन फिलोसफी का जो ईच स्कूल यहाँ पे बताया गया है ये है कुछ नहीं है, जो हमने 6 प्रमाण ये पढ़े हैं टाइप्स, इसी के बारे में बताया गया है कि ये सारे मिलके ये प्रमाण की टाइप है, प्रमाण को सिद्ध करते हैं। फ्रेंड देखिए जो प्रमाण है, अगर हमें कोई चीज़ को प्रूफ करना है तो हम 6 तरीके से, 6 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। इस लेक्चर में हम प्रमाण और अनुपलब्धि को ही करेंगे, यानी कि प्रमाण की एक ही टाइप को करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो उसमें हम बाकी कवर कर लेंगे। देखिए द टर्म प्रमाण इज़ कॉमनली फाउंड इन वेरियस स्कूल ऑफ हिंदुज़म। जो प्रमाण की जो टर्म है वो वेरियस स्कूल ऑफ हिंदुज़म, यानी कि जो हिंदुज़म है उसके वेरियस स्कूल का मतलब होता है कि जो हिंदुज़म से रिलेटेड जो टेक्स्ट है, जो पुराण है या जो कुछ भी हो हिंदुज़म के बारे में जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ पे प्रमाण आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हिंदुज़म के बारे में जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ पढ़ाया जाता था पहले स्कूलों में या कुछ भी है, तो वहाँ पे प्रमाण आपको आसानी से मिल जाएगा। यानी कि हिंदुज़म की बुक्स में प्रमाण शब्द काफ़ी पॉपुलर है। इन बुद्धिस्ट लिटरेचर प्रमाण इज़ रेफर टू एज प्रमाण वदा। अब देखिए जो है, तो हिंदुज़म तो प्रमाण तो था ही, पर बुद्धिस्ट का जो लिटरेचर है उसमें भी प्रमाण के बारे में बताया गया है, पर वो प्रमाण किस रूप में है? वो प्रमाण वदा के रूप में है। प्रमाण इज आल्सो रिलेटेड टू द इंडियन कंसेप्ट ऑफ युक्ति। देखिए जो फ्रेंड्स प्रमाण है वो किससे रिलेटेड है? वो इंडियन का जो कंसेप्ट है युक्ति से, उससे है। ठीक है, युक्ति का मतलब होता है सोच, यानी कि जो प्रमाण है वो किससे रिलेटेड है? वो युक्ति से रिलेटेड है। युक्ति किसका कॉन्सेप्ट है? ये इंडियन का कॉन्सेप्ट है। युक्ति का यहाँ पे मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट या युक्ति का मतलब होता है यहाँ पे एक सोच या एक तरकीब। ठीक है फ्रेंड्स, तो युक्ति द्वारा हम अगर कोई चीज़ करते हैं तो उससे हम चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, युक्ति का मतलब जैसे मान के चलिए कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, अब आपके पास केवल 30 डेज यानी कि आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं, तो आपको एक युक्ति सूझेगी कि आप इससे अच्छी तरह से कैसे तैयारी कर पाओ जिससे आपका नेट जो है वो निकल जाए। जब आप उसी युक्ति को फॉलो करोगे, फॉलो करने के बाद जब आप अपना टाइम टेबल बना के अच्छे से पढ़ोगे तो आपका पेपर अगर क्लियर हो जाएगा तो ये प्रमाण हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने पेपर क्लियर कर लिया है। तो ये क्या था? ये युक्ति थी। Which means active application of epistemology or what one already knows, innovation, clever experiments or connections, methodological or reasoning tricks, joining together, application of contrivance, means, method, novelty or devised to more efficiently achieve a purpose। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका मतलब क्या है? एक्टिव एप्लीकेशन। अब देखिए जो एपिस्टेमोलॉजी है यानी कि जो ज्ञान मीमांसा है, उसमें क्या है कि जो हमें प्रमाण सिद्ध करना है वो एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए, यानी कि जो हमें चीज़ जो सिद्ध करनी है वो सही होनी चाहिए बिल्कुल। जिसमें क्या है कि ट्रिक्स हो गया, कि जो चीज़ें रीजनिंग की ट्रिक्स हो गई, या जो कुछ जॉइनिंग टुगेदर या चीज़ें इकट्ठी है कैसी हैं, उनका कनेक्शन कैसा है, ये सारे मेथड जो है इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है युक्ति एंड प्रमाण आर डिस्कस टुगेदर इन सम इंडियन टेक्स्ट। अब देखिए पहले तो हमने पढ़ा था कि जो प्रमाण है वो मिला था इंडियन टेक्स्ट में, बाद में युक्ति भी आ गया। अब युक्ति और प्रमाण दोनों को ही डिस्कस किया गया था कुछ इंडियन टेक्स्ट में। विद युक्ति डिस्क्राइब एज एक्टिव प्रोसेस ऑफ गेनिंग कॉन्ट्रास्ट टू पैसिव प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन परसेप्शन। देखिए इसमें क्या गया है कि युक्ति में ये डिस्क्राइब किया गया है कि पहले हम एक्टिव प्रोसेस के द्वारा एक चीज़ को नॉलेज को लेंगे, यानी कि पहले हम किसी चीज़ की नॉलेज को प्राप्त करेंगे, लेंगे, उसके बाद उसी नॉलेज को फॉलो करते करते हम एक ऑब्जर्वेशन या परसेप्शन पर पहुंच जाएंगे। यानी कि पहले हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था, पहले हमने उस चीज़ के बारे में पता करा, अब उस चीज़ का पता करके हमने उस चीज़ के बारे में इतना ऑब्जर्वेशन
प्राप्त कर लिया है कि जो हमारे लिए एक प्रमाण बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पहले आपको यूजीसी नेट के बारे में कुछ पता नहीं था, जब आपने उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी शुरू करी, फिर जब आपने उसका एग्ज़ाम दे दिया, आपने जेआरएफ कर लिया, तो ये क्या हो गया, आपने एक परसेप्शन अच्छे से कर लिया जो आप चाहते थे। पर ये हुआ कैसे, नॉलेज के थ्रू हुआ। पहले आपको नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ी, फिर आप एक चीज़ की तय तक पहुँचे। द टेक्स्ट ऑफ ऑन प्रमाण पर्टिकुलरली बाय संख्या, योगा, मीमांसा एंड अद्वैता वेदांता स्कूल ऑफ हिंदुज़म। देखिए जो प्रमाण के टेक्स्ट हैं वो मिले कहाँ से थे, हमने बात की थी ना हिंदुज़म के स्कूल में, पर कहाँ पे, संख्या, योगा, मीमांसा और द्वैता वेदांता ग्रंथों में। इंक्लूड इन देयर मीनिंग एंड स्कोप थ्योरीज ऑफ एरर्स। अब देखिए इनमें प्रमाण के साथ साथ ये भी चीज़ थी कि इनका मीनिंग और इसका अर्थ क्या था, इसका स्कोप क्या था, वो किस रूप में था, वो था थ्योरी ऑफ एरर्स में, यानी कि गलतियां कैसे होती हैं उसके बारे में भी बताया गया था। पहली बात तो यहाँ पे प्रमाण के बारे में बताया गया था, संख्या, योगा, मीमांसा, अद्वैत वेदांता में। इसी के साथ यहाँ पे थ्योरी ऑफ एरर भी दिया गया था। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स मेक एरर एंड रीच इनकरेक्ट नॉलेज। इसमें ये बताया गया था साथ में कि थ्योरी ऑफ एरर्स में ये बताया गया था कि इंसान कैसे गलतियां करता है और उससे कैसे गलत जानकारी प्राप्त हो जाती है। हाउ कैन वन नो इफ़ वन इज़ रॉन्ग एंड इफ सो हाउ कैन वन डिस्कवर वेदर वन एबेस्मिस्टिक मेथड वाज फ्लॉड और वन कंक्लूजन was flawed in order to revise oneself and reach correct knowledge। अब देखें यहाँ पे थ्योरी नॉलेज में ये बताया गया था कि कई बार क्या करता है कि इंसान कुछ गलतियाँ कर बैठता है जिससे वो इनकरेक्ट नॉलेज के द्वारा इनकरेक्ट नॉलेज पर पहुँच जाता है। तो कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि जो उसने चीज़, इंसान ने जो चीज़ नॉलेज प्राप्त की है वो गलत है, तो कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ वो कर रहा है वो गलत है। तो इसका कंक्लूजन कैसे निकलेगा कि वो उसने जो गलत, यानी कि इंसान जब कोई गलत नॉलेज प्राप्त कर लेता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ गलत है और उसे कैसे सही चीज़ का पता लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस चीज़ में आता है। एंड रिमेंबर्ड परसेप्शन और समझिए, देखिए दो टाइप्स का है, पहला है डायरेक्ट परसेप्शन, दूसरा है रिमेंबर परसेप्शन। तो फ्रेंड्स देखिए डायरेक्ट परसेप्शन को कई बार अनुभव भी कहते हैं, तो रिमेंबर परसेप्शन को कई बार स्मृति भी कहते हैं। डायरेक्ट परसेप्शन से भाव है कि जो हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है, तो जो रिमेंबर परसेप्शन या स्मृति है वो क्या है, हमारी 6ठी ज्ञान इंद्रिय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स इसमें है क्या कि जो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां 5, यानी कि आँख, कान, नाक, जीभ और जो हमारा टच करना है, जैसे त्वचा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कि जैसे हम हेयरिंग, टच, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी जो चीज़ें हैं ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, यानी कि जो चीज़, जैसे हम आँखों से कुछ देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से, ठीक है, टेस्ट करते हैं, नाक से सूंघते हैं और अपने हाथों से टच करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो आएंगी डायरेक्ट परसेप्शन में। ठीक है, तो उससे होगा अनुभव। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो होता है अनुभव। तो जो है रिमेंबर परसेप्शन क्या है, स्मृति, यानी कि जो चीज़ हमारे दिमाग में होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो एक तो वो चीज़ होगी जो हमें डायरेक्ट परसेप्शन, यानी कि जो हमारा जो डायरेक्ट अनुभव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुभव एक और तरह से मान के चलो कि आपको देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसी बात है कि देखिए अगर आप बिना पढ़े पेपर देने चले जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका पेपर जो यूजीसी नेट का क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितनी मेहनत करनी है। पर दोनों वो डायरेक्ट परसेप्शन या अनुभव हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पढ़ के जाना है, इतना पढ़ के जाना है, कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर का लेवल आपको पता चल जाएगा, तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करोगे, तो वो आपका हो गया अनुभव। रिमेंबर परसेप्शन क्या है, स्मृति क्या है कि आप चीज़ों को कैसे याद रखते हो अपने दिमाग से। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रत्यक्ष 2 टाइप का है, एक है डायरेक्ट परसेप्शन यानी कि अनुभव, तो एक है रिमेंबर परसेप्शन यानी कि स्मृति। स्मृति यानी कि हमारा जो है मेमोरी लेवल, हम चीज़ों को कितना याद रख पाते हो। देखिए आपके पास स्मृति तो है, यानी कि बचपन में आपने स्कूल में क्या क्या पढ़ा था, कॉलेज में क्या पढ़ा है, अभी आप कैसे पढ़ रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये अनुभव हो गया ना एक तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी जो स्मृति है यानी कि जो आपका मेमोरी लेवल है, ठीक है, वो कितना हाई है ये इसमें आ जाता है। इट कैन अल्टरनेटिवली बी डिवाइडेड इनटू
इनडिस्क्रिमिनेट परसेप्शन, देखिए इट कैन अल्टरनेटिवली बी डिवाइडेड इनटू इनडिस्क्रिमिनेट परसेप्शन, ठीक है, और निर्विकल्प। तो फ्रेंड्स यानी कि ये है क्या, इसको हम ये मान के चलें कि ये इनडिस्क्रिमिनेट परसेप्शन यानी कि निर्विकल्प है। विकल्प का यानी कि निर्विकल्प में ये चीज़ होती है कि आपके सामने कोई दूसरा विकल्प है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। वेयर परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेड विदाउट रिकॉग्नाइजिंग डिस्टिंग्विश फीचर एंड डिस्क्रिमिनेट परसेप्शन। देखिए इसमें क्या है, जो परसेप्शन है यानी कि जो आपके सामने जो चीज़ घटित हो रही है, जो आपके सामने जो कुछ हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, वो डिस्क्रिमिनेट परसेप्शन नहीं है। यानी कि अगर आपके सामने कोई चीज़ घटना घटी है तो आप उसको झुठला नहीं सकते, आपको वो वैसे ही वो बतानी पड़ेगी, वैसे ही आपको सीखना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हो तो आपके सामने अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके सामने वो क्या वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो गया ना, तो आप किसी को बताओगे तो आप पूरी घटना या पूरा इंसिडेंट उसको आप बता दोगे अच्छी तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा, ये हो गया मेड विदाउट डिस्क्रिमिनेट परसेप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आपने जो भी कुछ देखा है वो आपने सही सही से बता दिया, यानी कि जो आपके सामने प्रत्यक्ष हो चुका है। और सविकल्प, सविकल्प क्या है, वेयर डिस्टिंग्विश फीचर और आर ऑब्जर्व। निर्विकल्प में आपके सामने कोई विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं था। सविकल्प में इसमें क्या है कि जो आप चीज़ें ऑब्जर्व करोगे। तो सिंपल सा यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये देखी गई है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ घटना घटित होती है, कुछ भी होता है, तो आप उसको वैसे ही देखोगे। दूसरी बात ये है कि आप उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, ठीक है, वो होता है सविकल्प। ऑब्ज़र्व कैसे, आपको ये होगा कि जैसे एक्सीडेंट की बात है तो आप ये देखोगे कि आपने क्या अनुभव, आपने ये देख लिया कि हाँ ये एक्सीडेंट ऐसे हो चुका है, तो आपने सविकल्प में यह सीखा कि आपने ये ऑब्जर्व किया कि हमें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, ऐसे चलानी चाहिए, कैसे भी करके, है ना। तो प्रत्यक्ष में सिंपल सी ये बात होती है कि जो चीज़ हमारे सामने होती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। द इनडिस्क्रिमिनेट परसेप्शन टाइप ऑफ प्रत्यक्षा इज़ क्रूशियल इन अद्वैता वेदांता। अब देखिए जो इनडिस्क्रिमिनेट परसेप्शन यानी कि जो निर्विकल्प है वो प्रत्यक्ष का एक क्रूशियल टाइप है। कहाँ पे है, अद्वैता वेदांता में, क्योंकि इट मीन्स दैट अल्टीमेट रियलिटी, क्योंकि इसका क्या मतलब है, अल्टीमेट रियलिटी। और ब्राह्मण कैन बी परसीव विदाउट फीचर व्हेन लिबरेशन इन ट्रुथ अकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये अल्टीमेट रियलिटी को दर्शाता है, इसलिए अद्वैत वेदांता में इसे क्रूशियल बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए देयर आर ट्रेडिशनली सेड टू बी 4 वेज ऑफ ऑब्टेनिंग प्रत्यक्षा। अब देखिए कि परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो 4 तरीके हैं प्रत्यक्षा के। कौन कौन से हैं, पहला है इंद्रिय प्रत्यक्षा, जिसे कैसे कहते हैं सेंस परसेप्शन। दूसरा है मानस प्रत्यक्षा, जिसे कहते हैं मेंटल परसेप्शन। तीसरा है स्वदाना प्रत्यक्षा, जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है, लास्ट है योगा प्रत्यक्षा सुपर नॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 4 तरह की जो प्रत्यक्ष हैं, ठीक है, इंद्रिय का सेंसेस से, मानस का मेंटल से, और स्वदाना का सेल्फ से, और योगा का सुपर नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से। द फाइनल वे ऑफ योगा प्रत्यक्षा इज ओनली एक्सेसिबल ओनली वंस ए योगा हैज़ प्रैक्टिस द 8-fold पार्ट ऑफ योगा। यानी कि जो फाइनल योगा प्रत्यक्षा है ये सिर्फ एक योगी के लिए है जो योगा के 8-fold पाथ पे चलता है। यानी कि जो योगी हैं वो योगा के 8 रास्तों यानी कि 8-fold पाथ पर चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये 8-fold पाथ जो है, ये जो 8-fold पाथ है, तो आपको ये बताना चाहता हूँ फोल्ड पाथ जो है ये थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि देखिए जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने 8-fold पाथ जो थे वो बताए थे, तो उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया का हर इंसान बुद्ध बन सकता है अगर वो इन 8 रास्तों पर चले। तो फ्रेंड्स ये 8 रास्ते जो है बहुत मुश्किल है, ये योगा के अंदर आते हैं, तो इसे फॉलो कौन करता है, इसे योगी ही फॉलो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो 8-fold पाथ है, ठीक है, योगा प्रत्यक्षा है, जो 8-fold पाथ आते हैं ये योगी ही इसको करते हैं। एंड रिमूव देयर इम्प्योरिटी सो दैट दे मे परसीव मोर फुली एंड प्योरली। देखिए फ्रेंड्स ये योग प्रत्यक्षा है ये कौन इस्तेमाल करता है, इसका योगी करते हैं जो 8-fold पाथ पे चलते हैं। वो क्यों करते हैं कि ताकि वो अपने अंदर की इम्प्योरिटी यानी कि बुराइयों को
हटा सके और अपने आप को शुद्ध कर सके। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था प्रत्यक्ष। आपको सिंपल सा एक बता दूं समरी में, प्रत्यक्ष है कुछ नहीं है, प्रत्यक्ष वो चीज़ होती है जो आपके सामने घटना घटित होती है, जो आप अपनी आंखों से देखते हो, वो होता है प्रत्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया प्रत्यक्ष, ये इंडियन फिलॉसफी में आते हैं। तो नेक्स्ट है अनुमान। देखिए अनुमान की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अनुमान इज ए संस्कृत वर्ड दैट मीन्स इन्फ्लुएंस और नॉलेज दैट फॉलो। देखिए अनुमान क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग है इन्फ्लुएंस या नॉलेज। देखिए अनुमान क्या है, कुछ नहीं है, एक अंदाज़ा जिसे कहते हैं अंदाज, या जिसे कहते हैं अंदाज़ा। ठीक है, अनुमान कुछ नहीं है। देखिए अनुमान, जैसे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने चले गए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप एग्ज़ाम दे के आए, तो आपने कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही, आपने एक अनुमान लगाया कि मैंने पेपर 1 में इतने क्वेश्चन सही किए तो पेपर 2 में इतने सही किए। फिर आपने ये लगा के देखा कि इस बार मेरा नेट एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है या नहीं हो चुका। तो आप एक अनुमान सेट कर लेते हो रिज़ल्ट आने से पहले ही कि आपका पेपर क्लियर होगा कि नहीं, वो होता है अनुमान। ठीक है फ्रेंड्स। अनुमान आता कहाँ से, ये आता है अनुभव से। ठीक है फ्रेंड्स, अनुमान निकलेगा अनुभव से। दूसरी एग्जांपल कि जैसे आपने बाहर देखा, बाहर बादल छाए हुए थे तो आपने देखा मौसम ख़राब है तो आज बारिश होगी, तो अगर बारिश हो जाए तो आपका अनुमान हो जाता है सही, अगर धूप निकला है तो आपका अनुमान हो जाता है गलत। अनुमान एक ऐसी नॉलेज है जो सही भी हो सकती है, जो गलत भी हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी 50-50% दोनों में रहती है। ये एक्यूरेट नॉलेज नहीं होती, ये गलत होने के सही होने के बराबर के चांसेस होते हैं, उसे कहते हैं अनुमान। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ द वन ऑफ द प्रमाण्स of source of correct knowledge in Indian philosophy. Anuman is using observation, previous truth and reason to reach a new conclusion and truth. अनुमान कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अनुमान कैसे यूज़ किया जाता है, अनुमान एक ऑब्जर्वेशन से यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि ताकि एक नया निष्कर्ष निकाला जा सके, एक नया सत्य, एक नई सच्चाई निकाली जा सके। ए सिंपल एग्जाम्पल इज ऑब्जर्विंग स्मोक एंड फीलिंग दैट देयर मस्ट बी फायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल दे चुकी है, इससे एग्जांपल आपको मैंने बता ही चुका है, इससे अच्छा एग्जांपल। अनुमान कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स। देखिए जो अनुमान है वो 5 तरीकों का होता है। पहला तरीका कौन सा है, देखिए पहला है हाइपोथेसिस, यानी कि अनुमान के 5 स्टेप होते हैं। अगर किसी चीज़ का हमें अनुमान लगाए तो हमें 5 स्टेप देखने चाहिए। हाइपोथेसिस यानी कि प्रतिजना, जिसे परिकल्पना भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है रीज़न, जिसे हेतु, एक होता है एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, तो रीफर्मेशन यानी कि उपन्याय, एंड कंक्लूजन यानी कि निगमना। तो ये 5 स्टेप किसके हैं, अनुमान, यानी कि इन स्टेप को फॉलो करते हुए हम एक अनुमान को लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले देखिए हाइपोथेसिस होता है ना, कि परिकल्पना, हमारे दिमाग में जो चीज़ होती है वो होता है हाइपोथेसिस, है ना। हम ये सोचते हैं कि यार कोई ऐसी दवाई बननी चाहिए जिससे एक बार पी के कोई भी व्यक्ति बूढ़ा ही ना हो, या दुनिया के सारे आदमी इंटेलिजेंट बन जाए, है ना। तो हमारी हाइपोथेसिस होगी ना वो बोली, तो वाकई ही उसके बारे में अगर रिसर्च करें, खोज करें, अगर वाकई ही ऐसा हो जाए तो वो सही हो जाएगा, है ना। तो ये किसका पार्ट होगा, ये अनुमान का पार्ट होगा। तो आप ये याद रखिए, एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अनुमान के कितने स्टेप होते हैं। आप कोई भी वीडियो देखोगे आपको इसमें शायद ही ये बताया जाए, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको ऐसा करवाऊँ कि आपका एग्ज़ाम में अच्छे से हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अनुमान एंड 2 अदर प्रमाण्स, प्रत्यक्ष एंड अनुमान एंड 2 अदर प्रमाण, यानी कि अनुमान और 2 अदर प्रमाण है, प्रत्यक्ष और शब्द। ओनली द क्वासी फिलोसफिकल स्कूल ऑफ चवार्क रिजेक्ट अनुमान। देखिए जो क्वासी फिलोसफिकल स्कूल ऑफ चवार्क है, ठीक है, उन्होंने अनुमान को रिजेक्ट कर दिया है। इंस्टेड एक्सेप्टिंग प्रत्यक्षा एज अ सोल वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। उन्होंने प्रत्यक्षा को सही माना है, उन्होंने अनुमान को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अनुमान को किसने रिजेक्ट किया है। ठीक है, चवार्क के फिलोसफिकल स्कूल से। ठीक है, यानी कि चवार्क की जो नीति है, स्कूल्स है, उसमें अनुमान को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने प्रत्यक्षा को ही। शुरू करते हैं। देखिए शब्द is a Sanskrit word for speech sound. It sometimes refer generally to electromagnetic waves or vibrating energy. अब देखिए जो शब्द हैं वो
संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है संस्कृत भाषा का शब्द है, वो कहता है स्पीच साउंड के लिए, यानी कि जब हम किस चीज़ को बोलते हैं तो उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल होता है। देखिए अब आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। अब आप किसी से कोई इंटरेक्शन करोगे या कुछ भी करोगे तो आप एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, लैंग्वेज में शब्दों का इस्तेमाल करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता क्या है, ये जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वाइब्रेटिंग एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये साइंस का थोड़ा सा ये वर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या होता है कि ये वाइब्रेटिंग एनर्जी है, यानी कि वो चीज़, अब देखिए जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, कोई आदमी बहुत दूर खड़ा है, आप उसको ज़ोर से आवाज़ लगाओगे तो आपकी आवाज़ वो सुन लेगा। वो होता किससे है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो हवा चलती है, हवा में जो वाइब्रेटिंग होती है, वाइब्रेट होने से उसके कानों तक जो है वो साउंड पहुंचता है, साउंड से जो शब्द वहाँ पे पहुंचता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल से यहाँ पे बात करेंगे, शब्द कुछ नहीं है, शब्द वो है कि जो हम कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है, किसी से कुछ बोलते हैं वो हम बोलते हैं शब्दों में, यानी कि जब हम अपनी भाषा में जिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं होता है शब्द, ठीक है। इन हिंदू एंड योगिक फिलोसफी इट डिस्क्राइब्स वर्बल टेस्टिमनी एज ए वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी और ब्राह्मण। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, हिंदू या योगिक फिलोसफी में क्या है, वर्बल टेस्टिमनी एज ए वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि किसी नॉलेज के लिए जब वर्बल टेस्टिमनी का ये मतलब होता है कि जैसे फ्रेंड्स आप देखिए कि जो भी चीज़ कुछ बोलते थे या जो भी चीज़ बोली जाती है, ठीक है, वो वाकई ही सही होती है, ठीक है। हिंदू या फिलोसफी में, योगिक फिलोसफी में यहाँ पे ये बताया गया है कि जो चीज़ बोली जाती थी, ठीक है, जो चीज़ बोली जाती थी वो वाकई ही सत्य होती थी, ठीक है। जैसे आप ब्राह्मण देख लीजिए, पंडित देख लीजिए, कुछ भी जब चीज़ बोलते थे वो चीज़ वाकई सत्य होती थी, तो वो शब्दों के द्वारा समझी जाती थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जैसे कोई भी चीज़ या कोई भी ग्रंथ पढ़ो, कुछ भी बुक भी पढ़ोगे, वहाँ पे क्या लिखा होगा, वहाँ पे शब्द लिखे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इन वैदिक लिटरेचर शब्द ब्राह्मण इज सेड टू ओमनी प्रेजेंट थ्रो द साउंड ऑफ ओम, ठीक है फ्रेंड्स। जो शब्द है ओम, ठीक है, जो शब्द है ओम, जिसे वैदिक लिटरेचर में, देखिए जो वैदिक लिटरेचर में जो शब्द है ओम, जिसे ब्राह्मण जो है वो ध्यान के समय जब वो बोलते थे ओम, ठीक है, तो ओम क्या है, एक साउंड है, ठीक है, ओम एक शब्द है जो साउंड से रिलेटेड है। शब्द इज देयरफॉर ए वर्ड एक्सप्रेसिंग ए पर्टिकुलर मीनिंग मैनिफेस्टेड बाय साउंड। मंत्रास इन वैदिक लिटरेचर डेपिसाइड द स्पिरिचुअल फैक्ट ऑफ शब्द। देखिए जो मंत्र है, जो वैदिक लिटरेचर में जो मंत्र है वो सभी क्या है, वो स्पिरिचुअल इफेक्ट है शब्द के, यानी कि जो मंत्र है उसमें क्या है, उसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड सिंपल सी बात कुछ है कि जब हम किसी से बोलते हैं तब हम भाषा में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वैदिक लिटरेचर में हम अगर हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तब भी उसमें जो लिखा जाता है उसे शब्द कहते हैं। और जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो हमें स्पिरिचुअल इफेक्ट देता है, वो भी शब्दों के ज़रिए ही होता है, यानी कि शब्द जो है वो सभी जगह में पाए जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ढेर सारी लैंग्वेज है, उनमें क्या चीज़ कॉमन है, उनमें शब्द जो है वो कॉमन है। इन द उपनिषद शब्द फर्स्ट अपेयर इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टू काइंड ऑफ ब्रह्मन, शब्द ब्रह्मन, ठीक है, दूसरा है अशब्द ब्रह्मन। देखिए जो हिंदू जो जो उपनिषद हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बात है कि उपनिषद होते क्या है, हमारे 108 उपनिषद है हिंदू फिलॉसफी में। देखिए उपनिषद होते क्या है कि जब ब्राह्मण प्रवचन देते थे तो लोग जो उसको बैठ के सुनते थे उसे बोलते हैं उपनिषद। यानी कि उपनिषद में क्या है, जो ऋषि मुनि है उनकी जो वाणी है, ठीक है, जो ऋषि मुनि के जो कथन है, जो उनकी स्पीचेस हैं, वो उपनिषदों में दर्ज है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उपनिषदों में क्या है कि जो शब्द के दो प्रकार बताए गए हैं, पहला है शब्द ब्राह्मण, यानी कि दूसरा है अशब्द ब्राह्मण। शब्द ब्राह्मण में क्या है, ये विद साउंड, तो अशब्द ब्राह्मण में है विदाउट साउंड, यानी कि जो चीज़ जो शब्द है, ठीक है, वो साउंड यानी कि जिसमें ध्वनि हो, ठीक है, जो चीज़ जिसमें ध्वनि हो, यानी कि जैसे हम चीज़ों को बोलते हैं तो वो है, जैसे साउंड लग रही है ना पीछे, जैसे हम किसी चीज़ का उच्चारण करेंगे, ठीक है, जैसे आप ओम बोलोगे ओम, तो वहाँ पे एक साउंड आपको सुनाई देगा, तो वो होगा शब्द ब्राह्मण। कुछ ऐसे शब्द हैं
जैसे हम नॉर्मली बातचीत करते हैं तो उसमें साउंड नहीं आती, तो होते हैं अशब्द ब्राह्मण। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ खास शब्दों को बोलने के लिए हमें, जब हम कुछ शब्द बोलते हैं तो उसमें साउंड लगती है, तो नॉर्मली भाषा जब हम बोलते हैं उसमें शब्द नहीं लगते। तो फ्रेंड्स, शब्द कुछ नहीं है, शब्द एक ऐसी चीज़ है जिसे टेस्ट भी किया जा सकता है। आप देखिए कि जैसे कोई वैल्यूएबल जो पर्सन है, अगर किसी बातों को बोलता है, शब्दों को बोलता है, तो उसकी काफ़ी वैल्यू होती है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए कि मान लीजिए एक अदालत में, ठीक है, एक केस की सुनवाई की जा रही है। वहाँ पे जब जज फैसला सुनाता है अपना, ठीक है, जब जज फैसला सुनाता है, बोलता है ना, किसी ताजरात हिंद के तहत दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है, तो बोल क्या रहा है, वो शब्द बोल रहा है ना, शब्द बोल रहा है ना, तो साथ साथ वो उसको लिखता भी है। देखिए, सबसे पहले दो बातें, पहले जज ने अपना फैसला सुनाया बोल के, वो हो गया ओरल, ठीक है, बोले तो उसने शब्द दिए। फिर उसका जो उसने बोला हुआ था वो टाइप भी हो चुका है, यानी कि शब्द लिख भी चुके हैं, शब्द बोल भी चुका है। ठीक है, तो दोनों में क्या चीज़ का इस्तेमाल हुआ, शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो इसे सत्य समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो शब्द है वो प्रमाण में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप कहोगे ना कि मैं भारत का वासी हूँ, मैं पंजाब का वासी हूँ, मैं यहाँ का वासी हूँ, है ना, तो कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा, लिखा किस में होगा? शब्दों में लिखा होगा, ठीक है, कि आप किस देश के वासी हो। तो सिंपल सी बात है कि शब्द एक वैलिड प्रूफ है जो प्रमाण के अंदर आता है, जिससे कि हम सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं इस तरह से, तो वो होता है शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था शब्द। नेक्स्ट है उपमान। ठीक है फ्रेंड्स, उपमान को देखिए क्या है। उपमान को वैसे देखिए, उपमान इज अ संस्कृत वर्ड दैट मीन्स कंपैरिजन और रिसेम्बलेंस। देखिए, रीअसेंबल। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि उपमान का जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम, वो करते हैं कंपैरिजन में, जब हम दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मीनिंग जब हम दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी अगर हमें किसी चीज़ का कंपैरिजन करना हो तो हमें उनका आपस में कनेक्शन देखना होगा। ठीक है, इट इज़ द वन ऑफ प्रमाण और सोर्सेज ऑफ correct knowledge in Indian philosophy, but not all of the Hindu school of philosophy accept Praman as distinct प्रमाण। देखिए फ्रेंड्स, प्रमाण का प्रयोग उपमान का उपयोग प्रमाण में, देखिए पहली बात तो है कि जो उपमान है वो प्रमाण की एक टाइप है, तो इसे करेक्ट नॉलेज के लिए भारतीय जो दर्शन है, इंडियन जो फिलॉसफी है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। पर कुछ हिंदू स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में, कुछ जगहों पर भारतीय दर्शन में इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है, प्रमाण के रूप में। क्योंकि वैसे तो जो उपमान है वो प्रमाण का ही एक पार्ट है, पर कुछ जगह पे इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि कई जगह पे कंपैरिजन जो है कुछ गलत भी हो जाता है, इसलिए इसे यहाँ पे इसे सही माना नहीं जाता। उपमान इज एसोसिएशन ऑफ समथिंग प्रीवियसली अननोन बाय वर्चू ऑफ its similarity to something that is known. For example, someone who has never seen a wild ox is told that it resembles a cow. देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, उपमान जो है, ठीक है, उपमान को हम तभी देख सकते हैं जब हमें प्रीवियस चीज़ का पता हो। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें आप देखिए कि हम दो चीज़ों का कंपैरिजन तभी कर सकते हैं कि जब हमें एक चीज़ के बारे में पता हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे आजकल देखिए, आजकल क्या है कि जैसे चुनाव का, इलेक्शन का टाइम है, तो आप ये देखिए कि अगर आप जैसे आपको ये देखना है कि आपको वोट किसे डालना है ना, आपको वोट किसे डालना है, तो आप दोनों पार्टियों को कंपैरिजन करेंगे। आप ये देखेंगे कि जो सरकार अभी चल रही है, जो गवर्नमेंट अभी चल रही है, आप उसको वोट दोगे, या जो पहले जो सरकार आ चुकी है, ठीक है, या जो अभी ऑपोजिशन में है उसको चुनोगे, या नई पार्टी को मौका दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उनका कंपैरिजन करोगे। ठीक है, यानी कि आपकी जो वोट आप किसे डालोगे, आप सबसे पहले उसका कंपैरिजन करोगे कि आप किसे वोट डालेंगे, कि ताकि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, है ना, तो आप उनका कंपैरिजन करेंगे, तो वो आएगा उपमान में।
ठीक है फ्रेंड्स। आप ये कंपैरिजन तभी कर पाओगे कि जब आपने पहले भी वोट दिया होगा, जब आपको पहले भी किसी गवर्नमेंट के बारे में पता होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप तभी उसको कर पाओगे। जैसे दूसरी एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए तो आपने वहाँ पे टी के लिए, चाय के लिए ऑर्डर किया, ठीक है, चाय के लिए ऑर्डर किया, तो वहाँ पे ऑर्डर करने के बाद आपको पता चला है कि चाय के रेट में ही आपको कॉफ़ी भी दी जा रही है, पर आपने जो है कॉफ़ी पहले कभी पी नहीं है। वैसे तो ऐसे हो नहीं सकता आपने पी ना हो, जरूर भी होगी, पर कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कभी पहले कॉफ़ी पी ना हो, पर आपको कंपैरिजन ये मिल जाएगा कि 10 रुपये में चाय भी है, 10 रुपये में कॉफ़ी भी है, एक ही रेट में दोनों चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो आप दोनों को कंपैरिजन करके देखोगे कि अगर आप चाय पियोगे तो आपको टेस्ट कैसा आएगा, वो पियोगे आपको टेस्ट कैसा आएगा, ठीक है। आप दोनों का कंपैरिजन करोगे, ये तभी कर पाओगे कि जब आपने दोनों चीज़ें पहले ट्राई की होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ को करोगे। तो सिंपल सी बात है, उपमान क्या है, दो चीज़ों का कंपैरिजन तभी होगा जब दोनों चीज़ों में कनेक्शन होगा, और कनेक्शन तभी होगा जब आपको पहले एक चीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट के बारे में पहले से कोई नॉलेज है तभी आप उसको चुन पाओगे। अर्थपति इज अ संस्कृत टर्म मीनिंग प्रिजम्पशन और इम्प्लीकेशन, यानी कि अर्थपति का को संस्कृत भाषा के शब्द जिसका अर्थ है प्रिजम्पशन या इम्प्लीकेशन। फ्रेंड देखिए, अर्थपति का मतलब होता है क्या है कि अर्थ की उत्पत्ति, यानी कि अर्थ का, यानी कि मीनिंग का पैदा होना, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अर्थ की उत्पत्ति, यानी कि अर्थ का मीनिंग का पैदा होना कहीं से, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इन द योगिक फिलोसफी ऑफ द अद्वैता वेदांता सिस्टम एंड द भाटा स्कूल ऑफ पूर्व मीमांसा, इट इज़ सेट टू बी वन ऑफ द 6 प्रमाण और मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। देखिए, जो यौगिक फिलोसफी है, अद्वैत जो अद्वैता वेदांता सिस्टम का जो यौगिक फिलोसफी है, और जो भाटा स्कूल है पूर्व मीमांसा का, उनके अनुसार जो अर्थपति है वो 6 प्रमाण में से एक है, जिसका मतलब होता है नॉलेज को प्राप्त करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में मैं ये आपसे कहूँगा कि अर्थपति का मतलब होता है कि अर्थ की उत्पत्ति होना, इनकी अर्थ का पैदा होना, जब किसी चीज़ से अर्थ का किसी चीज़ का अर्थ निकल आए, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि आपके सामने कोई एक शब्द रख दिया, किसी ने वर्ड रख दिया, तो आप कैसे कहोगे कि इसका क्या अर्थ है ना। तो उसी से अर्थ की उत्पत्ति होती है। आपका मैं एग्जांपल दूंगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, पहले हम इसको पढ़ लेते एक बार। देखिए, अर्थपति रिकॉग्नाइज नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन इज इमीडिएटली एक्सेसिबल, दस द यूज ऑफ पोस्टुलेशन एंड प्रिजम्पशन इज कंसिडर्ड वन मेथड ऑफ गेनिंग प्रॉपर इंसाइट एंड नॉलेज। देखिए, अर्थपति में क्या होता है कि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम से नहीं बताई जाती। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पोस्टुलेशन या प्रिजम्पशन को यूज़ किया जाता है, एक मेथड को यूज़ किया जाता है कि ताकि आपको नॉलेज बताई जाए। देखिए, सिंपल से यहाँ पे ये लिखा गया है कि अर्थपति आपको कभी भी सारी नॉलेज जो है, इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन एकदम से नहीं देता, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे प्राप्त होती है। मान के चलिए कि टीचर एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, अब उसने जो बच्चों को पढ़ा रहा है, अब उसमें कुछ वर्ड्स थोड़े से मुश्किल आ जाते हैं, ठीक है, वर्ड्स उसमें काफ़ी मुश्किल आ जाते हैं, तो वो साथ साथ में वर्ड को क्लैरिफाई करता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि उसने एक लाइन को पढ़ाया, ठीक है, उसने जो कुछ पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों को कुछ उसमें से अर्थ समझ नहीं आया, तो उसने फिर उस वर्ड को समझाया, ठीक है। यानी कि जब उसने पढ़ाना शुरू किया तो उसमें कुछ वर्ड जो थोड़े से मुश्किल थे, फिर वहाँ से अर्थ की उत्पत्ति हुई, ठीक है, कि इसका क्या मीनिंग है, तो फिर उसने उस वर्ड को समझाया। तो ऐसे करते 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 उसने एकदम से सारी नॉलेज नहीं दी, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसने जितना भी पढ़ाया साथ साथ में उसका अर्थ भी बताता गया, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो साथ साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे प्राप्त नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा कि जो जो मुश्किल वर्ड आएंगे आपको उसके अर्थ को जानना होगा, ठीक है। तो अर्थोत्पत्ति वही है कि जो चीज़ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी है, तो उसका अगर हमें कुछ ना समझ आए तो उससे अर्थ की उत्पत्ति होती है, तो हमें अर्थ जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इट्स पोज द फैक्ट इन ऑर्डर टू सपोर्ट ए वेल एस्टेब्लिश फैक्ट, however some scholars consider this is a weaker method of gaining knowledge that other प्रमाण। तो सम स्कॉलर कुछ कहते हैं, कुछ स्कॉलर का कहना ये है कि ये सबसे वीक मेथड है नॉलेज को प्राप्त करने का,
ठीक है, प्रमाण का सबसे वीक मेथड माना गया है। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि प्रमाण का सबसे वीक मेथड कौन सा है, तो दैट्स कॉल्ड अर्थपति। सर्टेन स्कूल ऑफ फिलोसफी डू नॉट एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन गेनिंग थ्रू अर्थपति। तो कुछ स्कूल ऐसे भी हैं फिलोसफी के जो इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए अर्थपति को जो है उसके नॉलेज को नहीं मानते। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अर्थपति इज़ द फिफ्थ ऑफ द सिक्स प्रमाण विद द अदर 5 बींग्स। देखिए अर्थपति जो पाँचवें नंबर का जो प्रमाण है, ठीक है, इनकी टोटल 6 प्रमाण है, 5वें नंबर पे आता है। पहले है प्रत्यक्षा परसेप्शन, दूसरे पे अनुमान इन्फ्रेंस, शब्दा टेस्टिमनी, फिर आता है उपमान या कंपैरिजन। दूसरी एग्जांपल मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल दूंगा इसके अर्थोत्पत्ति की। देखिए इसमें है क्या कि जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थपत्ति का मतलब है अर्थ की उत्पत्ति। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि दिसंबर 2018 में जो पेपर था यूजीसी नेट का वो काफ़ी टफ़ था, ये मान के चलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कईयों को टफ़ लगता है कईयों को आसान लगता है, तो मान के चलते हैं कि पेपर टफ़ था। तो इससे अर्थ क्या निकलता है कि इससे पहले के एग्ज़ाम हो चुके हैं, क्या शायद वो आसान हो, है ना फ्रेंड्स। तो हमने देखा ना कि एनटीए नेट ने जो अभी दिसंबर 2018 में जो एग्ज़ाम करवाया था वो टफ़ एग्ज़ाम था। अर्थ क्या निकलता है यहाँ से, अच्छा उससे पहले एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा सा आसान हो सकता है ना। तो इससे अर्थ की उत्पत्ति निकल के सामने आई। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ वहाँ पे थी नहीं पर फिर भी उसके होने का एहसास था, उसके होने का अर्थ निकल के आया। फिर हम जानेंगे, फिर हम देखेंगे जुलाई में कैसा था, फिर उससे पीछे कैसा था, तो करते करते हमें ऐसे नॉलेज प्राप्त होती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पहले हमने दिसंबर का देखा मुश्किल था, फिर हमने जुलाई का, फिर उससे पहले, फिर 2017-16 ऐसे करते करते हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते गए। फिर हमने वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि कौन से साल में कितना मुश्किल आया, कौन से साल में कितना आसान आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अर्थ की उत्पत्ति, अर्थपति। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक चीज़ को करते करते अगर हमें कोई चीज़ ऐसा अर्थ निकल आए जिसको जानना भी ज़रूरी है, तो वो दूसरी चीज़ से कनेक्ट भी हो, तो उसे कहते हैं अर्थपति। अर्थपति का सिंपल मीनिंग अर्थ की उत्पत्ति, ये किसी भी चीज़ से हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज लास्ट टॉपिक है अनुपलब्धि का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुपलब्धि में क्या है, देखिए अनुपलब्धि का मतलब है कि उपलब्ध ना होना। ठीक है, किसी जगह पे उपलब्ध ना होना। ठीक है फ्रेंड, देखिए अनुपलब्धि इज संस्कृत टर्म मीनिंग नॉन परसेप्शन in the yogic and Hindu philosophy of Advaita Vedanta system and Bhatta school of Pura Mimamsa. It is said to be one of the 6 praman of the obtaining knowledge. अनुपलब्धि the last 6 प्रमाण। देखिए तो यही है कि संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, योगिक एंड हिंदू फिलोसफी जो अद्वैता वेदांता सिस्टम है उसके अनुसार क्या है, ये 6 प्रमाणों में से एक है, प्रमाण में से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि प्रमाण में से जो 6 प्रमाण है उनमें से लास्ट का प्रमाण है। देखिए अनुपलब्धि रियलाइज दैट थिंग्स exist either a positive or a negative relation to the observer and their surroundings। देखिए अनुपलब्धि क्या है, इसमें होता क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर के और सराउंडिंग्स के। तो आपको यहाँ पे सिंपल ये बात बताना चाहूँगा। देखिए अनुपलब्धि का मतलब क्या है कि किसी जगह पे उपलब्ध ना होना। ठीक है, किसी चीज़ का ना होना। आप ये मान के चलिए कि आपने देखा कि जैसे आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जैसे इस बार भरा है। ठीक है, या आप मान के चलिए कि आपने कभी कोई एग्ज़ाम भरा था, ठीक है, पर आप वो एग्ज़ाम देने नहीं गए। कारण क्या था कि आप अपने शहर में थे नहीं, तो आप कहीं और गए हुए थे। ठीक है, किसी कारणवश। तो ये हुआ कि आप क्यों नहीं गए, क्योंकि आप अपने शहर में अनुपलब्ध थे। या आप किसी फ्रेंड्स, देखिए एग्जाम्पल दूसरी देखते हैं कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए, तो उसमें है क्या कि आपको 2 चीज़ आपने ऑर्डर की पर आपको एक ही चीज़ मिल पाई। ठीक है, तो क्या कारण था, उस चीज़ की अनुपलब्धि थी, उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, या आप ये मान के चलिए कि जैसे आप यूजीसी नेट की पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, तो कईयों का इंग्लिश मीडियम है, कईयों का हिंदी मीडियम है। तो अगर उन्होंने नोट्स लेने हो तो वो ढूंढेंगे कि हिंदी की कहाँ से मिले, इंग्लिश की कहाँ से मिले, है ना। तो जैसे उन्हें मान के चले किसी शॉप पे गए या किसी कोचिंग सेंटर में गए, वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या इंग्लिश मीडियम में नोट्स हैं, तो वो कहेंगे नहीं, ओनली हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम के नोट्स क्या है, वो अनुपलब्ध है। ठीक है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी चीज़ का कहीं पर ना होना वो होता है अनुपलब्धि। ये कोई ख़ास वर्ड नहीं है फ्रेंड्स, ये हमेशा ही हिंदी भाषा में वर्ड जो है, जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ खास कुछ नया नहीं है, ये हमेशा ही हिंदी भाषा में शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ठीक है,
यूज़ होते हैं हिंदी में पर होते हैं हिंदी संस्कृत के वर्ड। पॉजिटिव रिलेशन मीन्स दैट दे आर परसीव्ड बाय द सेंसेस, हाउएवर इन नेगेटिव रिलेशन और नॉन एग्जिस्टेंस दे कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस। देखिए पॉजिटिव रिलेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि जो भी चीज़ें हैं वो सेंसेस के द्वारा परसीव होती हैं। नेगेटिव रिलेशन में क्या है कि जो चीज़ें सेंसेस के द्वारा नहीं ली जाती, नहीं परसीव होती। सो एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ द माइंड इज नीडेड। दिस मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ द माइंड इज रेफर्ड एज अनुपलब्धि। तो फ्रेंड्स देखिए सिंपल सी यहाँ पे बात कही गई है कि पॉजिटिव रिलेशन भी है, इसमें नेगेटिव रिलेशन भी है, दोनों ही रिलेशन बनते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा साधारण इसमें यही अर्थ बनता है कि किसी चीज़ का उपलब्ध ना होना। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अनुपलब्धि का मतलब है कि किसी चीज़ का उपलब्ध ना होना, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आप अपने शहर में अपने होम में नहीं हो, ठीक है, अपने घर पे नहीं हो, तो आप कहीं बाहर गए हो, यानी कि आप अपने घर पे अनुपलब्ध हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत